जीवन में कठिनाइयां आना स्वाभाविक है, लेकिन याद रखें, हर चुनौती एक नया अवसर है। जो लोग कठिनाइयों का सामना करते हैं वही सफलता की ऊंचाइयों को छूते हैं। अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करें, क्योंकि असली ताकत हमारे भीतर होती है। सुप्रभात, मैं दीक्षा कोहली। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं मुख्य गतिविधियों पर। 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से रूस यात्रा पर। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अध्यक्षता में कजान शहर में आयोजित होगा सम्मेलन। ब्रिक्स संस्थापक सदस्यों के साथ साथ नए सदस्य भी लेंगे भाग। 2 दिवसीय यात्रा के दौरान द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत आज एक विकासशील देश होने के साथ साथ एक उभरती हुई शक्ति भी है। एनडीटीवी वर्ल्ड समिट को कर रहे थे संबोधित। बोले, आज भारत हर क्षेत्र में अभूतपूर्व गति से कर रहा है काम। आज भारत के पास डबल AI पावर का लाभ, पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दूसरा आकांक्षी भारत। देश भर में जल प्रबंधन और संरक्षण में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 करेंगी प्रदान। 9 श्रेणियों में 38 विजेताओं को किया जाएगा सम्मानित। सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में ओडिशा प्रथम और उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर। भारतीय कला विभाजित दुनिया में समावेशिता का एक मॉडल प्रस्तुत करती है, बोले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। नई दिल्ली में 6 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव के समापन समारोह में हुए शामिल। कहा, कला प्रभुत्व को परिभाषित नहीं करती, यह एकीकरण को परिभाषित करती है। उपराष्ट्रपति ने नृत्य को बताया सांस्कृतिक कूटनीति का एक बड़ा पहलू। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर गश्त के लिए भारत और चीन एक समझौते पर सहमत। समझौते के बाद भारत चीन सीमा से दोनों देशों के सैनिक हटेंगे पीछे। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा, 2020 में उत्पन्न हुई समस्याओं को हल करने में मिलेगी मदद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज रूस के लिए रवाना हो चुके हैं। अपनी यात्रा के दौरान वह समूह के नेताओं और अन्य आमंत्रित अतिथियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर रूस जा रहे हैं। यह इस साल की उनकी रूस की दूसरी यात्रा है। रूस के कजान शहर में 22-23 अक्टूबर को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। संगठन के विस्तार के बाद यह इसका पहला शिखर सम्मेलन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कजान में ब्रिक्स सदस्य देशों के अपने समकक्षों और आमंत्रित नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। कजान में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में 24 देशों के नेता और कुल 32 देशों के प्रतिनिधिमंडल भाग लेंगे। ब्रिक्स दुनिया की प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाने वाला एक महत्वपूर्ण समूह है। मिस्र, ईरान, इथियोपिया और UAE इसी साल इस संगठन में शामिल हुए हैं। इसमें विश्व की 41% आबादी, विश्व GDP का 24% और विश्व व्यापार में 16% से अधिक हिस्सेदारी शामिल है। सितंबर 2010 में न्यूयॉर्क में ब्रिक विदेश मंत्रियों की बैठक में दक्षिण अफ्रीका को पूर्ण सदस्य के रूप में स्वीकार किए जाने के बाद ब्रिक का नाम बदलकर ब्रिक्स यानी कि ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका रखा गया। Prime Minister will be departing for Kazan tomorrow to attend the 16th BRICS Summit at the invitation of President Vladimir Putin. The theme of this edition of the summit is strengthening multilateralism for just global development and security. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत वैश्विक भविष्य को आकार देने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। देश सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व स्तर पर आगे बढ़ रहा है। एक निजी मीडिया आउटलेट द्वारा आयोजित विश्व शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जब विश्व अनिश्चितता में उलझा हुआ था, तब भारत आशा के एक प्रकाश स्तंभ के रूप में उभर कर सामने आया। भविष्य को लेकर चिंता, कोरोना के समय
चिंता रही कि ग्लोबल पैंडेमिक से कैसे निपटें। कोविड बढ़ा तो दुनिया भर की इकोनॉमी को लेकर चिंता होने लगी। कोरोना ने महंगाई पर चिंता बढ़ाई, बेरोजगारी पर चिंता बढ़ाई, क्लाइमेट चेंज को लेकर चिंता तो थी ही, फिर जो युद्ध शुरू हुए उनकी वजह से चर्चाओं में चिंता और बढ़ गई। ग्लोबल सप्लाई चेन बिखरने की चिंता, निर्दोष लोगों की जान जाने की चिंता, ये तनाव, ये टेंशन, ये कॉन्फ्लिक्ट्स, ये सब कुछ ग्लोबल समिट्स और सेमिनार्स के विषय बन गए। और आज जब चर्चा का केंद्र चिंता ही है, तब भारत में किस तरह का चिंतन हो रहा है, कितना बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है। यहां चर्चा हो रही है द इंडियन सेंचुरी, भारत की शताब्दी। दुनिया में मची उथल पुथल के बीच भारत उम्मीद की एक किरण बना है। जब दुनिया चिंता में डूबी है, तब भारत आशा का संचार कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत आज एक विकासशील देश भी है और उभरती हुई शक्ति भी। आज भारत हर सेक्टर में, हर क्षेत्र में जिस तेजी से काम कर रहा है वो अभूतपूर्व है। 5 डेज में गरीबों के लिए 3 करोड़ नए पक्के घरों को मंजूरी मिली है। 125 डेज में हमने 9 लाख करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया है। 125 डेज में हमने 15 नई वंदे भारत ट्रेनें चलाई हैं। 8 नए एयरपोर्ट पे के काम शुभारंभ हुए हैं। इन्हीं 125 डेज में हमने युवाओं के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया है। हमने किसानों के बैंक खातों में 21,000 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर किए हैं। हमने 70 साल से अधिक के बुजुर्गों के लिए 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की व्यवस्था की है। आप भारत में हो रहे काम का दायरा देखिए। 125 डेज में 5 लाख घरों में रूफटॉप सोलर प्लांट लगाए गए हैं। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत 90 करोड़ से अधिक पेड़ लगाए गए हैं। इतना ही नहीं, 125 डेज में हमने 12 नए इंडस्ट्रियल नोड्स को मंजूरी दी है। 125 डेज में हमारे सेंसेक्स और निफ्टी में 6 से 7% की ग्रोथ हुई है। जल शक्ति मंत्रालय के तहत जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के लिए 9 श्रेणियों में संयुक्त विजेताओं सहित 38 विजेताओं की घोषणा की है। इनमें सर्वश्रेष्ठ राज्य, सर्वश्रेष्ठ जिला, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत, सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय, सर्वश्रेष्ठ स्कूल या कॉलेज, सर्वश्रेष्ठ उद्योग, सर्वश्रेष्ठ जल उपभोगकर्ता संघ, सर्वश्रेष्ठ संस्थान या कॉलेज के अलावा सर्वश्रेष्ठ नागरिक समाज भी शामिल हैं। सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार ओडिशा को दिया गया है, जबकि उत्तर प्रदेश को दूसरा तथा गुजरात और पुडुचेरी को संयुक्त रूप से तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक प्रशस्ति पत्र और एक ट्रॉफी के साथ कुछ श्रेणियों में नगद पुरस्कार भी प्रदान किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज विज्ञान भवन में आयोजित एक समारोह में 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 प्रदान करेंगी। राष्ट्रीय जल पुरस्कार देश भर में व्यक्तियों और संगठनों द्वारा जल समृद्ध भारत के सरकार के विजन को प्राप्त करने में किए गए अच्छे कामों और प्रयासों पर केंद्रित है।
ये पुरस्कार लोगों में जल के महत्व के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने और उन्हें सर्वोत्तम जल उपयोग प्रणालियों को अपनाने के लिए प्रेरित करने के लिए है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सोमवार को दिल्ली के कामानी ऑडिटोरियम में आयोजित इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑन इंडियन डांस में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति की वैश्विक पहचान है। भारत के पास समृद्ध ललित कलाओं का सुनहरा भंडार है। Howsoever may be the divisiveness, the unity brought about by culture, by dance and music is impregnable. It is lasting. It is soothing. It is seamless connect of heart and soul of the people. Sangeet, dance and music are natural connecting mode. They bring about a friendship beyond language or other barriers. Sangeet Natak Academy plays a crucial role in converging talent across Bharat. And Bharat means a gold mine of fine arts. The world recognizes it. We feel it. उपराष्ट्रपति ने कहा कि आज दुनिया भारत की परंपराओं और ज्ञान को आत्मसात कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। Yoga's global recognition, marked by International Yoga Day, reflects India's role in promoting well-being. A thought occurred to the Prime Minister. The thought was put on the global platform. In the shortest time, the largest number of nations converged. And what we see now, yoga is dotting every part of the globe that gets sunshine. Indian wisdom is coming to the rescue of billions to keep them fit and in proper mental state. Our cultural revival integrates ancient wisdom with contemporary practices, cementing India's image as a cultural powerhouse. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सोमवार को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य यूनिवर्सिटी के पहले दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षण संस्थानों को चरित्र निर्माण की धुरी बनना होगा। उन्होंने छात्रों से देश को 2047 में विकसित भारत बनाने में अहम योगदान देने की अपील की। My young friends, your high academic qualifications are an asset to the country in whatever field you work, and the number of fields is now increasing day by day. You will be part of India's developing growth story. This story of Bharat is full of promises. The next 25 years are with immense potential, which you all are required to exploit. Friends, the most important component, our youth, with high qualifications like you, are our spinal strength. Our national ambitions are well defined. Our national ambition is well set out, and that is to be a developed nation, developed Bharat at 2047. Young minds are the most vital stakeholders in this journey. You will define this journey, you will fuel this journey, and you will make everyone proud. You are the future leaders. You are the creators of positive change, driving economic, technological, and social progress. You have to be the change you believe in. Don't be swept by the change. Bring about the change you want as per your aptitude
and attitude. राष्ट्र प्रथम का मंत्र देते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्र से ऊपर कुछ नहीं है। राष्ट्रवाद हमारा धर्म है। निजी हित या कोई भी हित राष्ट्र हित से ऊपर नहीं रख सकते। यही हमारा संकल्प होना चाहिए। उन्होंने इंडस्ट्री और कॉरपोरेट सेक्टर से अपील की कि वो भारत के एजुकेशन सिस्टम में निवेश करें। Friends, our youth must always remember the fortitude these people exhibited in the face of grave adversity. This will infuse in all of you a fervor for nationalism. शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। कभी वह दिन भी आएगा जब अपना राज देखेंगे, जब अपनी ही जमी होगी और अपना आसमान देखेंगे। ये आज चरितार्थ हो रहा है। आजादी के लंबे समय बाद इसको हर पल महसूस किया जा रहा है, हर दृष्टि से किया जा रहा है। My young friends, I have adverted to some of such recent steps to remind you our commitment to nationalism should ever be unflinching, uppermost. राष्ट्र से ऊपर कुछ नहीं है। राष्ट्रवाद हमारा धर्म है। निजी हित या कोई भी हित हो, राष्ट्र हित से ऊपर नहीं रख सकते। यही हमारा संकल्प होना चाहिए। यही हमारी संस्कृति का निचोड़ है। भारत और चीन के बीच लद्दाख के नज़दीक वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर 2020 में पैदा हुई सैन्य तनातनी का अब समाधान हो गया है। दोनों देशों के बीच राजनयिक और सैन्य स्तर पर हुई चर्चाओं के बाद सैन्य गश्त को लेकर सहमति बन गई है, जिसके बाद अब दोनों ओर से अग्रिम तैनाती खत्म होगी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रिक्स यात्रा से पूर्व आयोजित पत्रकार वार्ता में इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पिछले कई हफ्तों में हुई चर्चाओं के परिणाम स्वरूप भारत चीन सीमा क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गश्त व्यवस्था पर एक सहमति बनी है। इससे अग्रिम तैनाती खत्म होगी और अंततः 2020 में इन क्षेत्रों में उठे मुद्दों का एक समाधान निकाला जा रहा है। Insofar as developments over the last 1 year are concerned, we have unreservedly and explicitly condemned acts of terrorism. At the same time, as the conflict has grown and in a sense expanded, we have called for a ceasefire, a release of hostages. There is a particularly serious humanitarian situation which has developed, and we have accordingly called for a humanitarian corridor for access to humanitarian aid and the aid to be able to get to those who are most in need. कनाडा में पिछले वर्ष सिख अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले को लेकर नई दिल्ली और ओटावा के बीच बिगड़े संबंधों पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को कनाडा पर दोहरे मानदंड अपनाने की बात कही है। उन्होंने दोनों देशों के बीच चल रहे राजनयिक तनाव के बीच राजनयिक संबंधों में असंगत मानकों को लागू करने की कनाडा की आलोचना की है। विदेश मंत्री ने इस बात का जिक्र किया कि कनाडा अन्य राजनयिकों के साथ कैसा व्यवहार करता है और भारत में रहते हुए उसके राजनयिक विशेषाधिकार का उपयोग करने का प्रयास करते हैं। Canada has just they asked us to subject our High Commissioner to a police inquiry, you can say, and we chose to withdraw the High Commissioner and diplomats. They seem to have a problem if Indian diplomats are even trying to make efforts to find out what is happening in Canada on matters which directly pertain to their welfare and security. But look what happens in India. Canadian diplomats have no problem going around collecting information on our military, on our police, profiling people, targeting people to be stopped in Canada. So apparently
the license that they give themselves is totally different from the kind of restrictions that they impose on diplomats in Canada. महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा के दूसरे चरण के चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी की जाएगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। आज के लिए चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। उम्मीदवारों के नामांकन पत्र जमा करने की आखिरी तारीख 29 अक्टूबर है। नामांकन पत्रों की छानबीन 30 अक्टूबर को होगी। उम्मीदवार 4 नवंबर तक नामांकन वापस ले सकते हैं। विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 20 नवंबर को होगा। वहीं झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की 38 सीटों के लिए भी अधिसूचना आज जारी होगी। इसी के साथ इन सीटों पर नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। इन सीटों पर नामांकन की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर है, जबकि 30 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। बता दें कि 1 नवंबर तक नामांकन पत्र वापस लिए जा सकेंगे। साथ ही झारखंड की 81 सीटों के लिए विधानसभा चुनाव 13 और 20 नवंबर को 2 चरणों में होंगे। दोनों राज्यों में मतगणना 23 नवंबर को होगी। भारत का पहला चंद्रमा मिशन चंद्रयान 1 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। 11 उपकरणों के साथ इसने चंद्रमा के चारों ओर 3400 से अधिक परिक्रमाएं पूरी की और भविष्य के भारतीय अंतरिक्ष मिशनों की नींव रखी। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं इसी से जुड़ी कुछ जानकारी के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।